प्रीवियसली जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे तब बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ मैनिफेस्टो दिए थे, कुछ प्रोमिसेस की थी, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स के लिए इक्वालिटी लाना जॉब में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना, आर्टिकल 370 को हटाना, कश्मीरी पंडित्स को वापस कश्मीर में बुलाना और अयोध्या के राम मंदिर को बनवाने की बात की थी। एक और मैनिफेस्टो दिया था, एक और प्रॉमिस दिया था, वन नेशन वन लॉ। मे भी आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सो आज का टॉपिक यही है। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक सेम लॉ लगेगा सारे जो पर्सनल मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स हैं उनमें, जैसे मैरिज हुआ, डिवोर्स हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, अडॉप्शन हुआ, तो इसमें एक सिंगल लॉ लगेगा। अब आप कहोगे यूनिफॉर्म लॉ इंडिया में है नहीं क्या? है तो हाँ है, पर क्रिमिनल केसेस में है। अच्छा, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो आर्टिकल 44 डीपीएसपी का ये कहता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो सिक्योर करे यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन्स के लिए पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में। बट आप ये पूछोगे अगर ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में तो अप्लाइड क्यों नहीं है? क्योंकि ये आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर है और आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी का कि डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है, ये बस फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकते। अब बात करें बैकग्राउंड की, तो ब्रिटिश टाइम में जो क्रिमिनल लॉज थे वो भी यूनिफॉर्म लॉज थे, तो बट सिविल मैटर्स में नहीं था ऐसा। सिविल मैटर्स में पर्सनल लॉ चलते थे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो नेहरू जी, अम्बेडकर जी चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। अम्बेडकर जी तो बहुत स्ट्रांगली चाहते थे बिकॉज वो जानते थे कि माइनॉरिटीज़ और वुमेंस की क्या हालत है। बट और इसके सपोर्ट में हिंदू राइट विंग बीजेपी भी आई थी और लेफ्ट विंग भी आई थी, बट इसके अपोजिशन में कांग्रेस के कुछ लोग थे और मुस्लिम लीग तो थी ही, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो भी था। तो ना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये कह के कि ये अभी सही टाइम नहीं है इम्प्लीमेंट करने का। अब 75 साल हो गए आज़ादी को और अभी भी यही कह रहे हैं कि ये अभी सही टाइम है ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने का। हाँ, उस टाइम तो हम समझ सकते हैं कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा था, पार्टीशन हो रहा था, लोगों की जान ली जा रही थी जस्ट बिकॉज वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। उस टाइम की सिचुएशन समझ आती है, बट 75 साल हो गए आज़ादी को, अभी भी यूनिफॉर्म नहीं आएगा तो कब आएगा? अब आप पूछोगे कि इसकी नीड क्या है, तो देखो फर्स्ट नीड इसकी है रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया एक रिलीजियस वे में बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन हैं, उनके सारे पर्सनल लॉज होंगे, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे और फिर वो सारे पर्सनल लॉ पढ़ के जो प्रोसेस होती है जस्टिस डिलीवर करने की वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अगर दो रिलीजन के लोग हैं और वो किस कोर्ट में गए तो उन दोनों के रिलीजियस लॉ पढ़ो, आप पर्सनल लॉ पढ़ो और फिर जाके जस्टिस डिलीवर करो, और दोनों में अलग अलग बात लिखी जाएंगी। तो जस्टिस डिलीवर की सिस्टम ना बहुत डिले हो जाती है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। सेकेंडली, ये जो पर्सनल लॉज हैं ये ना बहुत अनइक्वल हैं, मतलब जेंडर वाइज बहुत हैं ये पर्सनल लॉज। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, है ना, आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहे हैं। और थर्डली, ये जो लॉज होते हैं ना पर्सनल लॉज, वो ना मोरालिटी और ह्यूमन राइट्स के काफ़ी अगेंस्ट हैं। ये हमारे राइट टू इक्वालिटी, जस्टिस, राइट टू लाइफ, इन सब को अफेक्ट करते हैं। और कई बार ना ये पर्सनल लॉज बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देते हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। चलो अब इसके ना कुछ प्रोज और कॉन्स देख लें। फर्स्ट, ये ना सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा? बिकॉज सोसाइटी के अंदर ना वुमेंस के लिए और माइनॉरिटी के लिए ये जो लॉज है ना वो कहीं ना कहीं कम करके दिखाए गए हैं। मेल की एज मैरिज में ज़्यादा होती है वरस फीमेल की एज कम करके बताई जाती है। तो ना ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद। सेकेंडली, ये लॉ को सिंप्लीफाई कर देगा। कैसे करेगा? अभी काफ़ी सारे लॉज हैं मैरिज के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं, हर एक रिलीजन के अलग अलग। तो अगर दो रिलीजन के लोग शादी करते हैं फिर उनका डिवोर्स होता है तो उनके तो डिवोर्स में भी काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि उनके पर्सनल लॉज अलग हैं, इनहेरिटेंस में भी दिक्कत आती है। तो एक सिंगल लॉ पढ़ना पड़ेगा। फिर अभी सारे लॉज आपको पढ़ो और फिर उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन, और वो लॉ भी सही से नहीं लिखे रहते, आधे अधूरे, मतलब उस टाइम पे जैसी नीड होती थी उस हिसाब से लिखे, अब वो नीड अलग हो गई है। तो इस वजह से जो लॉ है ना वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा इसके आने के बाद। और जो थर्डली जो आइडिया है सेक्युलरिज्म का वो इन्हेंस हो जाएगा। कैसे होगा? सेक्युलरिज्म मतलब सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट करना, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो सारे रिलीजन इक्वल हो जाएंगे पर्सनल मैटर्स में भी, तो और अच्छा है ना। और फोर्थ एंड लास्ट, जेंडर जस्टिस होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था कि काफ़ी सारी रिलीजन लॉ में गर्ल्स को इनहेरिटेंस अलाउड ही नहीं है, मतलब उनके फादर की जो प्रॉपर्टी है वो उनके नाम आएगी ही नहीं। और कई सारे लॉज ऐसे भी हैं पर्सनल लॉज जिनके अंदर फीमेल की एज कम करके है और मेल की ज़्यादा है मैरिज के टाइम पे। सो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद, सबको इक्वल जेंडर जस्टिस मिल जाएगा। और जेंडर जस्टिस कौन से आर्टिकल में है ज़रा कमेंट करके बताना, जेंडर जस्टिस
अब बात करते हैं कॉन्स की या चैलेंजेस की, तो इस पर काफ़ी सारी कम्युनल पॉलिटिक्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कुछ लोग एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, मतलब उनके एरिया के एक लार्ज सेक्शन को रिझाने के लिए सोशल रिफॉर्म्स लाने ही नहीं दे रहे, आने ही नहीं दे रहे वो सोशल रिफॉर्म्स। तो फर्स्ट चैलेंज कम्युनल पॉलिटिक्स, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि सबके पास रिलीजियस की प्रैक्टिस है, सॉरी रिलीजियस की फ्रीडम है, कौन सी? प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट की। सो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट खाता है। एंड सेकेंडली राइट टू इक्वालिटी जो है उससे भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट खा रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल भी है। होप सो अच्छा लगा हो। आप क्या सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? ज़रा कमेंट्स करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।